हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुनील अभ्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंटरव्यूअर अभ्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। आई होप कि आप सबने बेटा देख लिया होगा पेपर। एक मिनट बताओ, पहले आवाज़ वगैरह आ रही है अच्छी वाली? ठीक है। तो जैसा आप सबको टाइटल से ही पता लग गया होगा कि हम लोग फर्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, और इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं रात में करूंगा, बट बहुत महत्वपूर्ण होगा ये फर्स्ट रिएक्शन। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फर्स्ट रिएक्शन में कि एक्चुअल में जब 2021 में आप अटेम्प्ट करेंगे, या 2022-23 के लिए भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे के लिए 24 के लिए कर रहे हैं, 25 के लिए कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को एक कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि जो यूपीएससी है, जो वो डिमांड करता है, वो डिमांड आपकी 100% रीच में है। कुछ भी विशिष्ट नहीं, कुछ भी खास नहीं है, बट जो सबसे खास है वो है आपकी आईज, आपकी आंखें। कि आपकी आंखें किस प्रकार से 1 से 1.5 वर्ष की घटनाओं को खोजती हैं। कितनी? 1 से 1.5 वर्ष की घटनाओं को खोजती हैं, या मैं कह सकता हूं 2 वर्ष की घटनाओं को खोजती हैं। 2 वर्ष की अगर आप घटनाएं, मैं कोई पत्रिका, मैं हिंदू का नाम भी नहीं ले रहा हूं, एक दो जो मार्केट की सबसे अच्छी पत्रिकाएं आप उनको उठा लीजिए, या आप अपने हिंदू के लेक्चर्स को उठा लीजिए, आप देखेंगे ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा। एक दो ट्रेडिशनल है, अब ऑब्वियस है, इतिहास का ट्रेडिशनल रॉक जो आपका आर्ट है वो तो कतई नहीं बताया जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल 2 से 3 प्रश्न को छोड़ करके हर एक प्रश्न की जो पृष्ठभूमि है वह करंट अफेयर्स ने निर्धारित कर दी। वही मुद्दे पूछे गए हैं जो मुद्दे 1.5 वर्षों में चर्चा में रहे हैं, और वो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कैसे पूछे गए हैं। जैसा हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं और आप सब भी पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि जो वर्तमान में घटनाक्रम चर्चित है उसके बारे में सारी चीजें ABCD आप पढ़ लीजिए, और फ्यूचर में वह प्रश्न के रूप में आएगा, चाहे प्रीलिम्स में आएगा चाहे मेंस के रूप में आएगा। तो मैं फिर अपनी उसी बात पर कायम हूं, जैसा प्रीलिम्स के पहले था और आज हूं, और पिछले 10 वर्षों से, जब से अध्यापन के कार्य में हूं तब से हूं। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत कुछ नई बातें यहां पर निकल करके आएंगी जो सीखेंगे, और क्योंकि आप लोग लगातार कनेक्ट हैं तो आप लोगों को और मजा आने वाला है। अब फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों का पेपर देख करके क्या रहा है वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मुझे भी पता लगे कि पहली चीज क्या लगी आपको, कौन पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, डजेंट मैटर, बट आपका पहला रिएक्शन पेपर देखने के बाद क्या था ये जरूर अपने घर में, मैं नहीं कहता हूं यहां कमेंट में, लेकिन आप जहां पर भी हैं तो वहां लिखिएगा जरूर अपनी डायरी में। जैसे GS1 आप हिस्ट्री जब पढ़ने जाएं तो वहां लिखेंगे हिस्ट्री के 2021 के पेपर को देख करके मुझे ऐसा लगा। ठीक है ना? अब फिर उसके बाद आप 2-4 महीने पढ़ाई करें और फिर 2021 के प्रश्न पत्र को 20 के प्रश्न पत्र को देखें और कहें कि आपको कैसा अब महसूस हो रहा है। यानी ये मूल्यांकन करने का एक तरीका होगा। ठीक है, हमें सीखना है, अंधाधुंध नहीं, हमें क्या करना है, सीखना भी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके पहले थोड़ा सा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे फार्मूले के साथ, यानी कि फार्मूला क्या है भाई, फार्मूले का नाम क्या है, यानी 5 फिंगर्स देख सकते हैं, ऑप्शनल, ऐसे एथिक्स पर फोकस, द हिंदू कंप्लीट, प्रीलिम्स, और बोनस में एनसीईआरटी। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। जो बच्चे मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो SK लाइव कोड, यानी मेरा कोड यूज करें, 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना? प्लस, और ठीक है, अगर आप GS में आना चाहते हैं तो प्लस कोर्स आप लें, 1 वर्ष या 2 वर्ष का ही लें। 1 वर्ष की फीस 44,550। GS इतने कम पैसे में कहाँ हो रहा है, आप खुद सोचिए, 24 महीना 64,800, तो बहुत सस्ता है 10% डिस्काउंट के साथ। इसके अलावा अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप अन अकेडमी की तरफ से चाहते हैं तो आपके पास है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने का 10% यहाँ पर भी डिस्काउंट। और इसके साथ ऑप्शनल कोर्स के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो मैं अभी हिंदी लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ आकर के कनेक्ट हो सकते हैं। और 6 मंथ से कम बिल्कुल ना आए, मैं 1 साल के लिए रिकमेंड करता हूँ। SK लाइव कोड यूज करें,
और इतिहास भी शुरू करूंगा, लेकिन अब ठीक है ना, थोड़े से बाद में, बट बाइलिंगुअल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जीएस आपके सामने आ गया पेपर, यानी प्रश्न पत्र 1, और दूसरा पेपर स्टार्ट हो चुका होगा जो पॉलिटी का है और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का। तो प्रश्न पत्र 1 बच्चों देखो, समय 3 घंटे आपको मिलते हैं, 250 अंक और 20 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, 20 क्वेश्चन। अब इस 20 क्वेश्चन पे आप लोग अपना मूल्यांकन करिएगा कि जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, अगर आप एग्जाम दे रहे होते, याद करिएगा, अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो आप इसको किस प्रकार लेते या किस प्रकार से इसको लेकर के चलते। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को उठाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया है, एक सरसरी निगाह से आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और नोट करिएगा। क्या नोट करना है कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, यानी जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि पूछ क्या रहा है तो हम अपनी अगली प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैलकृत स्थापत्य यानी रॉक कट आर्किटेक्चर भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। द रॉक कट आर्किटेक्चर, सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए रॉक कट। रॉक कट का मतलब क्या होता है बच्चा, यानी रॉक कट का मतलब, इस पर मैं डिटेल्ड रात को 10 बजे, मैं फिर बता दूं, रात को 10 बजे पूरा हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अभी केवल आपको मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूं जिस पर आप लोग भी रात तक वर्क करिए और सोचिए कि जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा रात को 10 बजे, क्या वहां तक आप पहुंच पा रहे हैं, और सारा मैं ओपन कर दे रहा हूं यहां पे। तो देखिए यूपीएससी हमेशा से मैंने एक ही बात बताई है कि जब भी आए, जब भी आप पेपर का एनालिसिस भी करें तो आपको सीखना क्या है, यानी डिमांड और सप्लाई। तो सबसे पहले आपको यहां पर निकालना है कि एक्चुअल में डिमांड क्या है। तो आप देखें डिमांड क्या है, हालांकि ये सब मैं शाम को आपको बताऊंगा। देखिए आप डिमांड क्या है इस प्रश्न की, यानी आपको क्या क्या आना चाहिए, तब जा करके रॉक कट आर्किटेक्चर आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, यानी जो प्राकृतिक चट्टाने हैं, जो प्राकृतिक चट्टान है उनको काट करके, ठीक है ना, या उसके अंदर जो है कलाकार जब अपनी छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कलाकृति बनाता है, यानी प्राकृतिक रॉक कट आर्किटेक्चर, एक चीज ये क्या होती है। फिर देखिए दूसरी चीज क्या कह रहा है, प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोत, यानी ये बच्चों जो प्रश्न है आप देखिए लगातार यूपीएससी के सिलेबस में स्रोत शब्द लिखा नहीं है, लेकिन पहली यूनिट प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के विविध रूप, साहित्य, संगीत एवं वास्तुकला के मुख्य पहलू से आ रहा है। यह प्रश्न पहली यूनिट से है, लेकिन देखिए सोर्सेस से फिर आ गया, यानी अब आप देखिए स्रोत पूछ रहा है, जिसने इस पार्ट पर फोकस नहीं किया है स्रोत, तो फिर वहां से समस्या स्टार्ट हो जाएगी। स्रोतों में से एक, यानी ढेर सारे स्रोत हैं, शब्द को पकड़िएगा, स्रोतों में से एक, यानी कला एवं संस्कृति के बारे में जानकारी के अनेकों स्रोत हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक, कई, और उसमें से, ठीक है, यह एक स्रोत है, कौन सा, शैलकृत स्थापत्य, यानी इनके माध्यम से रॉक कट आर्किटेक्चर। अब आपको क्या बताना है, यानी रॉक कट जो क्या है, आर्किटेक्चर क्या है ये, और इसके साथ दूसरा पॉइंट, अब इनका कहां कहां ये, यानी एग्जाम्पल्स के साथ आपको प्रूफ करना ही कहां कहां पाए गए, यानी भीमबेटका से लेकर के कार्ले भाजा, जितना कन्हेरी, अजंता एलोरा, ये तो पहले, ठीक है ना, ठीक है, अजंता एलोरा, ये सारी पूरी सीरीज आपको पता है, अभी मैं बताने वाला हूं 15 से 20 के आसपास हैं, लेकिन उसमें से हम 7-8 निकालेंगे। तो अब इसके बाद बताना है कि इसके एग्जाम्पल क्या है, और अब इसके बाद बताना ये एग्जाम्पल जो आप दे रहे हैं, यानी एग्जाम्पल को डिटेल्ड नहीं करना है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण। अब यहां पर बताना है कि ये जो आपके एग्जाम्पल्स मिले हैं, ध्यान करिएगा, ये कैसे भारतीय कला के स्रोत हैं, यानी कि जो हमें सिखाते हैं ये हमारे कला के स्रोत क्या है, यानी भीमबेटका से कौन सी कला चली है, फिर बराबर और नागार्जुनी गुफाओं से कौन सी कला चली है, अजंता से कौन सी कला,
एलोरा से कौन सी कला, और ना केवल कला अपितु इस कला के माध्यम से जो जिसके बारे में भी, चाहे महात्मा बुद्ध के बारे में हो, चाहे मध्य पाषाण काल की जो शिला कलाएं मिली हैं, उन शिला कलाओं का जो प्राकृतिक पहलू हो कि जो आंखों से देखा उसी की चित्रकारी कर दी। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यानी कि रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है, नंबर 1। सेकंड हमने उसका एग्जाम्पल, और थर्ड हमने क्या करना है, ये एग्जाम्पल कैसे स्रोत है, यानी भारतीय कला का ये स्रोत कैसे होगा। पूरा फोकस इस प्रश्न का स्रोत पर है, याद रखिएगा। फिर से पढ़िए, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक। तो यानी स्रोत की बातचीत कर रहा है यह स्रोत, और फिर इस स्रोत की उपयोगिता क्या रही, यानी कि किस किस धर्म, किस विचार, जैसे अशोक का पढ़ेंगे तो उन्होंने जो गुफाएं दी आजीवक संप्रदाय के, तो ये जो कला है भारतीय धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। इस एंगल से लेकर के आपको इस प्रश्न को चलना पड़ेगा। और सिंपल देखिए क्या लिखा है, डिस्कस करना, बहस करनी है, ठीक है ना। आपको बस जो जो बहस का मतलब होता है कि जो बातें हमें पता है वो बातें बता देनी। तो सबसे पहला अब आप डिमांड, ये आपको इस प्रश्न में लिखनी है, और इसलिए यह प्रश्न मेरी तरफ से जो है क्या जाता है, यानी बहुत इजी था, आप सब बच्चे लिख सकते हैं, ये मेरा अपना विश्वास था, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा क्या कराया क्या नहीं, आप लोग करते रहिए, क्योंकि ठीक है। ट्रेडिशनल, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। बच्चों देखिए, यूपीएससी लिख रहे हैं, मैं पूरी क्लास में केवल डिमांड पर चर्चा करूंगा, और आप एक बार गहरे स्तर पर, जब आप अभी तो ऐसा लगेगा कि आप, मैं जो कह रहा हूं हो सकता है सही हो ना हो, एक बार आप जब ये क्लास हो जाए फिर इन पर और फोकस करके सुनना। जब तक डिमांड, ज्ञान इट्स ओके, लेकिन अगर डिमांड गलत हो गई ना, इसीलिए लिखते तो सब है, लेकिन आपको अच्छे से पता है 70, 75, 80, 90, 95, 95 तो खैर आता नहीं है, 75 से 90 तक की रेंज लग रही है। तो क्यों लग रही है, ये याद रखिएगा, केवल एक रीजन है, जो डिमांड है इन प्रश्नों की। पेपर पहला क्वेश्चन मेरा वर्डिक्ट रहा, बहुत इजी रहा, आप सब इसको प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, और पहले प्रश्न से आपने क्या सीखा, यह सिखाता भी है कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में उतरने की आवश्यकता नहीं। जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं, ये सारी घटनाएं अपने दिमाग में रखिए, मुख्य परीक्षा में अपने आप काम भर का आपको आएगा, बट आपको डिमांड अच्छे से समझनी चाहिए। अब आप देखिए, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है। अब देखिए, यहां पर यह नहीं पूछ रहा कि पाल काल में कौन कौन सी इमारतें बनी, वो आएंगी, सॉरी कह रहा हूं, हाँ ऑब्वियस है कि पाल काल में कौन, मतलब बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला, उन्होंने क्या क्या बनवाया ओदंतपुरी में, विक्रमशिला में, ये मेन फैक्ट नहीं है। ये है कि पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, गोपाल जो संस्थापक थे, वहां से ये बात यहां महत्वपूर्ण, बेटा इधर देखो, अति महत्वपूर्ण, ये है प्रश्न का मेन पार्ट, यानी जो आपकी डिमांड है उस डिमांड का मुख्य हिस्सा है अति महत्वपूर्ण चरण। मुख्य हिस्सा, मैं हमेशा कहता हूं बच्चा, डिमांड सप्लाई में गैप, कितना ज्ञान है डजेंट मैटर, सब गड़बड़ा जाएगा। क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए, बौद्ध धर्म के इतिहास में कोई मतलब नहीं, तो सूचनात्मक है, में पाल काल, पाल एक वंश का नाम है, अति महत्वपूर्ण, यानी मुख्य हिस्सा क्या है, अति महत्वपूर्ण चरण। डिमांड का मुख्य हिस्सा क्या है, अति महत्वपूर्ण चरण, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, यानी क्या है ये, अति महत्वपूर्ण चरण। अब इसका मतलब क्या है, अति महत्वपूर्ण चरण, और फिर इसके बाद क्या है, यानी कि सहारा, यानी कि इसका जो सहायक कंटेंट है, तो क्या है, बौद्ध धर्म प्लस पाल काल। तो जिस बच्चे को पता है कि पाल काल का समय क्या है, मैंने हमेशा बताया इतिहास लेखन का एक दायरा होता है, ठीक है ना, क्या क्या बताया है आप लोग बताइए, क्षेत्र विस्तार, ध्यान से देखिए क्या क्या बताया गया, क्षेत्र विस्तार, ठीक है, फिर क्या है, काल क्रम, अभी देखिए कैसे इसी से आंसर निकलेगा, और कितनी बारी बताया, क्षेत्र विस्तार, कालक्रम, तथ्य, फिर विश्लेषण, फिर तुलनात्मक लेखन, और फिर मैंने क्या बताया है लास्ट में, यानी इसकी वर्तमान प्रासंगिकता। अभी रात में बहुत डिटेल में कराऊंगा वर्तमान प्रासंगिकता, बस केवल एक दो प्रश्न आपको बता दूं कि हमें चलना कैसे है। अति महत्वपूर्ण चरण का मतलब क्या होता है बच्चा,
अति महत्वपूर्ण का मतलब होता है बौद्ध धर्म। अब इनका समय क्या था, अब यहां आइए देखिए कालक्रम क्या है, 750। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 700 से 1200 के बीच में पाल काल को हम रख सकते हैं, 750 से, यानी पूर्व मध्यकाल में। अब पूर्व मध्यकाल में आपको अच्छे से पता है बौद्ध धर्म पतन की तरफ था। क्या था, बौद्ध धर्म पतन की तरफ था। 8वीं शताब्दी से महायान के अंतर्गत ही वज्रयान और तंत्रयान जैसी धाराएं आई, और जिस कर्मकांड के विरोध में बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ था उसी प्रकार का कर्मकांड यहां पर अपना लिया गया, यानी कि यह उसी प्रकार की समस्याओं का शिकार हुआ जिस समस्या की पृष्ठभूमि में उन समस्याओं का समाधान करता हुआ 6 BC में बौद्ध धर्म उदित हुआ था, जिसमें आचरण की शुद्धता पर बहुत जोर था। यम नियम संयम ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण थे, और यहां पर यम नियम संयम के बजाय मांस मदिरा मैथुन और मत्स्य, मछली मांस मदिरा मैथुन, यानी यहां पर सेक्स शराब और ये सारी चीजें केंद्र में आ गई। यानी कि बौद्ध धर्म अपने उद्देश्यों से क्या हो रहा था, यानी कहीं ना कहीं विमुख हो रहा था। उसके जो प्रस्तावक थे, उसके जो लीडर्स थे आप कह सकते हैं, वो सब क्या कर रहे थे, उसमें विकृति कर रहे थे, विकृति। वैसी पृष्ठभूमि में पाल वंश ने, यानी पतन की अवस्था में पहुंचते हुए शशांक ने, आपको याद होगा बंगाल का शासक शशांक, हर्षवर्धन के काल में बौद्ध वृक्ष को कटवा करके बोधि वृक्ष को फेंकवा दिया था। यानी बौद्ध धर्म बिल्कुल पतन की अवस्था में था। नंबर 1 संगठन और आचरण के स्तर पर, यानी कि बौद्ध धर्म खुद, और दूसरा राज्य संरक्षण के स्तर पर कहीं से कोई राज्य संरक्षण नहीं था। उस पृष्ठभूमि में हर्ष के पश्चात एक लंबे समय तक पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और बौद्ध धर्म इसीलिए बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पहले, जो तुर्क आक्रमण किया था जिसने अंतिम रूप से समस्त बौद्ध जो भी सेंटर्स थे उनको तबाह कर दिया, उसके पहले तक बौद्ध धर्म भारत यानी अपनी मूल भूमि में जीवित रहा। अति महत्वपूर्ण का मतलब यही होता है कि यानी बौद्ध धर्म जो समाप्त प्राय स्थिति में था, पाल शासकों ने उसे एक संजीवनी दी, एक जीवन दान दिया, और वह 2 सदियों तक कमजोर अवस्था में ही सही लेकिन चलता रहा, और उसका प्रचार प्रसार हुआ, जिसका श्रेय जो है उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं इस हिसाब से, यानी डिमांड क्या है, यानी बौद्ध धर्म को पतन से, जो उसका पतन तीव्र हो रहा था उसको रोका, संरक्षण दिया। आपको पता है महात्मा बुद्ध और जो है बौद्ध धर्म या महावीर जैन और जैन धर्म के विस्तार में सबसे बड़ा अगर कुछ था कारण, तो पहला तो उनकी समय के अनुकूल उनकी जो शिक्षा पद्धति थी, यानी उन्होंने जो भी समाज को दिया अपने सिद्धांत, और दूसरा था राजाओं का मिलने वाला संरक्षण, तीसरा था व्यवसायियों का मिलने वाला संरक्षण। और जब राजा संरक्षण देता है तो व्यवसायी भी संरक्षण देते हैं, वैश्विक स्तर पर कीर्ति फैलती है, और नालंदा का स्थान विक्रमशिला ने पाल काल में लिया और बौद्ध धर्म को एक लंबे समय तक मजबूत स्थिति में बनाए रखा, जिसकी कीर्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली। अन्यथा अगर ये राष्ट्रीय भूमि से जाता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके विस्तार पर विराम लगता। आज उसी का परिणाम है कि विश्व के 12 महत्वपूर्ण राष्ट्र, जिसमें जापान में, जिसमें चाइना के भी सेंटर्स हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, ये बड़े राष्ट्र, दक्षिण पूर्व एशिया के कई राष्ट्र, आज वहां बौद्ध धर्म, श्रीलंका, आज बौद्ध धर्म वहां का मुख्य धर्म है। तो बौद्ध धर्म के इस विस्तार में जो आज भी बना हुआ है, पाल शासकों की यह महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यहां तक आएगा, यानी आज तक आएगा। तो इस हिसाब से जब आप चीजों को कनेक्ट करेंगे तब जाकर के क्वेश्चंस आपके निकलेंगे। यानी सिंपल है, प्रश्न बहुत इजी है। ये प्रश्न भी मेरा वर्डिक्ट है कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मेट जो बताया गया है कि तरीका सीखिए साइंटिफिक, और उसके बाद कोई भी प्रश्न है, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रश्न के बारे में कभी मैंने कहा कि आएगा? किसी ने भी नहीं कहा, दावा कोई भी कर देगा कि हमारी किताब से आया, लेकिन किसी ने कहा नहीं कि इस टाइप का कोई प्रश्न आएगा। पाल बौद्ध धर्म आपने भी पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, ये शिक्षा क्या देता है? ये शिक्षा ये देता है कि आप अपने पढ़ने का तरीका बदलिए। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, केवल पढ़ने के, यानी प्रीलिम्स पढ़ते जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट बातें आए वो रखिए,
और हर चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कला सीखिए। तो आज का पेपर का जो एनालिसिस हो रहा है रात को 10 बजे फिर कह देता हूं डिटेल्ड में होगा। अब देखिए लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन। अब देखिए लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव। अब देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। अब इसमें बच्चों डिमांड क्या है, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। तो अब लॉर्ड कर्जन की नीतियां, अब लॉर्ड कर्जन की यानी इस प्रश्न के दो पार्ट हो गए। डिमांड वाले सेगमेंट में क्या क्या हो गया, यानी पहला पार्ट क्या हो गया, उसकी पॉलिसीज क्या हो गया, उसकी पॉलिसीज यानी 1899 में जो कारपोरेशन एक्ट लेकर के आते हैं, अभी सारा मैं जो कारपोरेशन एक्ट लेकर के आते हैं बच्चा यहां से, और 1900 जो दूसरा 5 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, बंगाल विभाजन, ठीक है ना। ये दो यानी यहां से यहां तक कई हैं, ठीक है, यहां से यहां तक कई हैं, यानी कारपोरेशन एक्ट लेके आता है। तो एक परिचय दिखाता है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का। क्या परिचय, यहां से लेकर के 1905 तक जितने भी इसमें जिसमें शिक्षा आयोग सारा कुछ आएगा, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग, वो सारी चीजें, ठीक है, सहकारिता के लिए जो एक्ट लेके आता है, पुलिस आयोग लेके आता है एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में, कई चीजें आएंगी। तो पहले इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये देखिए लॉर्ड कर्जन की नीतियों, ये प्रश्न का लेगा लगभग 30% हिस्सा, 30 to 40% आप कर सकते हैं, बाकी आपका 70% हिस्सा यानी 150 शब्द में अब दूसरा वाला लेगा, चूंकि ठीक है ना, क्योंकि इंपैक्ट पर ज्यादा फोकस किया, ठीक है ना। अब इसके बाद 70 या 60% हिस्सा जैसा भी आप देना चाहें, दोनों के बीच का रख सकते हैं आप, इसीलिए मैंने थोड़ा। अब यहां पर क्या कर रहा है, यानी ये कारपोरेशन एक्ट जब लेकर के आता है बच्चा, तो पहला कदम क्या करता है, लॉर्ड रिपन ने जो उदारता अपनाई थी अपने शासन में स्थानीय निकायों के प्रति, और निर्वाचन वहां का होता था स्थानीय शासन में, स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा थी, कारपोरेशन एक्ट ला करके पहला बड़ा चेंज आते ही उन्होंने किया, और लॉर्ड रिपन की जो व्यवस्था थी उसको पलट दिया, और इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य क्या किए, इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य अब मनोनीत करने की परंपरा शुरू कर दी। ज्यादा मतलब एकदम समीकरण उल्टा, निर्वाचित के बजाय मनोनीत, यानी यहां से सेंट्रलाइजेशन आया। और यह सेंट्रलाइजेशन प्रमाणित करता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुकी थी। प्रारंभ में वो उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत थी, क्योंकि स्वाभाविक था, एक नया नया संगठन था कांग्रेस, और अंग्रेज उसे डिस्टर्ब कर सकते थे, डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो बट जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उनके मन में यह बात स्पष्ट थी, और आपको अच्छे से पता, शिवाजी और गणेश उत्सव 1890 का दशक, 1893 और 1895 की दो घटनाएं, शिवाजी और गणेश उत्सव, जैसे ये घटनाएं निकल करके आती हैं, ठीक है, अब भारत में क्या हो जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत उग्रवाद का जन्म होने लगता है। लाल बाल पाल के रूप में एक ऐसा तंत्र आया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही संबंधित था, लेकिन वह अपनी विचारधारा में उग्रवादी था, यानी अंग्रेजों से अनुनय और विनय के बदले वह अंग्रेजों से सीधा प्रतिकार करना चाहता था, सीधा प्रश्न पूछना चाहता था कि आप कब तक रहेंगे यहां, शोषण कब तक आपका चलेगा। तो यानी अब आप देखिए पैरेलल, मैं ये क्यों बता रहा हूं बच्चा, क्योंकि 1899 में जब वो ये एक्ट कर रहा है, तब तक भारत में यानी जो राजनीतिक चेतना है, जो प्रशासनिक चिंतन वो बड़ा मजबूत हो चुका था। तो ये केंद्रीकरण की चरम अवस्था को यहां पर दिखाया, ठीक है। और इसके बाद बंगाल का विभाजन, इसकी अंतिम परिणति 1905, जिसमें राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास किया गया। अब परिणाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यही इस प्रश्न की डिमांड है। परिणाम यानी 70% राष्ट्रीय आंदोलन पर दूरगामी प्रभाव। तो इसीलिए मैंने बताया कि उदारवादी धड़ा हो। जरा विचार करिएगा, यहां इस प्रश्न की डेप्थ बहुत ज्यादा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जरा सोचिएगा। हमें तो यही दिखाई पड़ेगा, पहला कि स्वदेशी आंदोलन
और उसके पश्चात यह पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन, इस आंदोलन का अखिल भारतीय हुए ज्ञान क्षेत्रों में विस्तार, इसने लगातार समय समय पर प्रेरित रखा, अनुप्राणित किया राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को, ढेर सारे लीडर्स आए। जी हाँ, ये तो ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन आपको आईएएस प्रॉपर चाहिए, क्योंकि सीटें कितनी 800, तो अंडर 100 भी 80 के अंदर आना है, तो आपका आंसर तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना। वो उन पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा जहां पर लोगों की निगाहें नहीं जाएंगी। वो पॉइंट क्या है ये बताता हूं, ठीक है। तो अब देखिए आपने, यानी मेन हो गया ये सेकंड पार्ट। अब देखिए कह रहा है दूरगामी पर, यानी क्या कह रहा है, दूरगामी इंपैक्ट। बच्चों सोसाइटी इतना इंपॉर्टेंट हो चुका ना, इतिहास भूगोल से 5 क्वेश्चन आए केवल, और वो भी एकदम हलवा। अब आप सोचिए सोसाइटी कितना इंपॉर्टेंट, सोसाइटी अब धीरे धीरे और पूछेगा, क्योंकि इथिक्स में लिखा ही हुआ आईएएस का मतलब क्या, सामाजिक आचार व्यवहार, रहना आईएएस को समाचार में है, समाज में है, समझ रहे हैं। तो अब देखिए दूरगामी प्रभाव क्या है, दूरगामी प्रभाव। तो दूरगामी प्रभाव का मतलब क्या होता है बेटा, हम इसके 2 पार्ट कर सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो सकारात्मक वाला तो आपको पता है, जब इसने इतना केंद्रीकरण किया, याद रखिएगा, इतना ही नहीं, ये केवल इतना ही नहीं, बंगाल विभाजन का मतलब बांटो और राज करो की पॉलिसी भी, ठीक है, इतना, मुस्लिम लीग के गठन में हाथ भी, यानी अब नकारात्मक और सकारात्मक क्या है आपको पता है कि बंगाल के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी, ये आपको पता है। फिर स्वदेशी आंदोलन का वो सारा फैक्टर आप बताएंगे। अब ये तो हो गया सकारात्मक, और हमेशा प्रेरणा मिलती रही बंगाल के बाहर भी, महाराष्ट्र में, पंजाब में, ठीक, हर जगह इसके आंदोलनकारी रहे, और एक प्रेरणादायक, यह हमारे लिए यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कर्ताओं के लिए, जो एक्टर्स थे उनके लिए एक इंस्पिरेशन बना। अब देखिए जरा नकारात्मक क्या हुआ। नकारात्मक हुआ यहां पर कि इसकी विचारधारा के अगेंस्ट में स्वदेशी आंदोलन हुआ, और उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए जाएं, स्वदेशी और बहिष्कार के मुद्दे पर क्या हो गया, सूरत कांग्रेस में, देखिए अब ये निगेटिव पड़ रहा, सूरत कांग्रेस 1907 में गरम पंथ और नरम पंथ का विभाजन हो गया, और नरम पंथ ने गरम पंथियों को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया, चूंकि सत्ता उनके हाथ में थी, अध्यक्ष उनके थे, और 1915 तक कांग्रेस मृतप्राय हो गई। तो यह भी आपको लिखना है कि यह भी रहा कि यानी नीतियां आई तो राष्ट्रीय आंदोलन पर यह भी इंपैक्ट पड़ा कि एक तरफ तो विरोध हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन ने इंस्पिरेशन दिया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली जो हमारी उस समय की अखिल भारतीय संस्था थी, वह अखिल भारतीय संस्था यहां क्या होती है, यानी वह एक दशक के लिए बिल्कुल मुख्य धारा से बाहर हो जाती है, और भारत में एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न होता है। अब देखिए और क्या क्या रहा, इतना नहीं आएगा। इतने से काम हो जाए तब तो इतिहास, तब टॉप कैसे करेंगे। एक पॉलिटिकल वैक्यूम उत्पन्न हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यानी संगठन कमजोर, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो फिर क्या कमजोर, कार्यक्रम, संगठन, समझ रहे हैं ना, संगठन का कमजोर, कार्यक्रम, कार्य पद्धति, विचारधारा, नेतृत्व सब कमजोर, नेतृत्व डिवाइडेड। और फिर क्या हुआ, फिर यहां पर होता है पॉलिटिकल वैक्यूम, जिसे कहते हैं राजनीतिक शून्यता, लो प्रेशर तो हाई प्रेशर, ठीक है ना, यहां पर बनेगा। और लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनका एक सबसे दूरगामी इंपैक्ट आया कि इस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए महात्मा गांधी का उदय होता है। और फिर उसके बाद यानी यहां तक आपका इंटरलिंक होगा। दूरगामी इंपैक्ट पूछ रहा है, जरा शब्द को फोकस करिएगा, दूरगामी इंपैक्ट, समझ रहे हैं। फिर इतना ही नहीं, क्रांतिकारी आतंकवाद,
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अगर कहें तो ज्यादा अच्छा, वामपंथी इतिहासकारों ने बार बार क्रांतिकारी आतंकवाद लिखा, नहीं अच्छी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बंगाल में पहली बार संगठित रूप लेता है। इंपैक्ट देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो चापेकर बंधुओं के 1897 में प्लेग कमिश्नर की हत्या से प्रारंभ होता है, वह स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक आधार लेता है। कौन सा? संगठन बनने लगे, युगांतर, संध्या, पत्र पत्रिकाएं, अनुशीलन समिति, व्रती समिति, स्वदेश बांधव समिति। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद यह है इनकी नीतियों का दूरगामी इंपैक्ट कि जो क्रांतिकारी आंदोलन छिटपुट चल रहे थे, वह क्रांतिकारी आंदोलन अब संगठन का रूप लेने लगे। और क्या इंपैक्ट पड़ा कि भारतीयों ने स्वदेशी का महत्व समझा, स्वदेशी उद्योगों का महत्व समझा। आत्मनिर्भर भारत, इंटरलिंक कर दीजिए आज से, आत्मनिर्भर भारत जो वर्तमान सरकार का विजन और मिशन है, कोविड के काल में राष्ट्र को आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन से उबारने के लिए, उसकी नींव स्वदेशी आंदोलन के दौरान पड़ी, और जिसका कारण था लॉर्ड कर्जन और उसकी नीतियां। अब आप सोचिए किस तरीके से आपको अपने आप को एम्पावर करना है, आपको जानना है चीजों को, या मुख्य परीक्षा का मर्मज्ञ बनना है, यह डिसीजन आपको करना है। मर्मज्ञ अभी रात में मजा आएगा, 10 बजे से चलेंगे 2-3 बजे तक, तब इसमें और मजा लाऊंगा। इसमें भी बहुत कुछ लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना, अभी इसमें बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ का मतलब लखनऊ समझौता भी उसी का दूरगामी परिणाम है। लखनऊ समझौता उसी का दूरगामी परिणाम है। असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन का लगना, क्योंकि 1 दशक तक हिंदू मुस्लिम एकता क्षरित हो गई थी, रहते हम साथ थे, गांधी जी को लगा। बहुत कुछ है उसमें भी दूरगामी इंपैक्ट, तब आप विचार करिएगा। अब देखिए आ गया परिप्रशांत क्षेत्र। अब आप ये तो बताने किया सरकम पैसिफिक जोन, बहुत बढ़िया, अभी हम लोग शाम को करेंगे। आपको पता है परिप्रशांत क्षेत्र जो आपका रिंग फायर क्षेत्र है, रिंग फायर जो मेखला है आपकी, यानी जहां भूकंप और ज्वालामुखी सीधा फैक्ट है, वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक का सीधा परिणाम है। तो सीधा सीधा प्रश्न है, तनिक भी इसमें इधर उधर नहीं है, यानी ये भी जो सीखना है हमें क्या है, प्रीलिम्स का ही। यानी आप जब प्रीलिम्स पढ़ते हैं ये तभी आपका तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रेडिशनल पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना है, आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, और प्रीलिम्स के टाइम ही जो चीजें आती जाए उसको आप करते चले जाइए, ठीक है। बहुत सीधा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीधा सीधा। यह क्षेत्र क्या है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद भूभौतिकीय अभिलक्षण इसके क्या क्या है, तो आपने इसको ना जाने कितनी बारी, और मैंने कितनी बारी इसको अभी हिंदू में हाल फिलहाल में इंडोनेशिया वाला उदाहरण दे करके अभी कराया गया था, आपको अगर याद हो तो। अब यहां से देखिए, मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जांपल्स। अब देखिए एग्जाम्पल से जस्टिफाई करिए, अच्छी बात है। ये प्रश्न आया कैसे, कभी विचार किया आपने? आपको अच्छे से पता है मरुस्थलीकरण पर हिंदुस्तान में अभी एक सम्मेलन हुआ था, चलिए बताइए कब हुआ था, चलिए बताइए भाई। सितंबर में हुआ था 2019 में, जिस पर जबरदस्त लेक्चर हर जगह है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू सब में है हर जगह। सितंबर 2019 में, जिसका नाम था कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सॉरी कॉप 14 किस चीज के लिए था, ठीक है ना, किस चीज के लिए था? इसी मरुस्थलीकरण के लिए था, ठीक है ना। किसने करवाया था? यूनाइटेड नेशन का जो डेजर्टिफिकेशन का कन्वेंशन है उसने करवाया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ, ठीक है ना, डेजर्टिफिकेशन। अब आप देखिए, यानी सीधा मरुस्थलीकरण क्या है, और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, पूरी चर्चा ना जाने कितनी बारी आप लोगों के साथ हुई है। मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती, यानी यहां यह कह रहा है, सबसे पहले आपको बताना है डिमांड में मरुस्थलीकरण क्या है,
और सीधा फिर करंट से कनेक्ट कर देना है। मरुस्थलीकरण जब आप बता देंगे और फिर आप बताएंगे एक मरुस्थलीकरण एक चिंता का विषय है, और फिर बताएंगे इसी को ध्यान में रखते हुए COP14 का सबमिट हुआ, और फिर इसके बाद बताएंगे कि जलवायविक यानी तीसरी चीज, यानी करंट से अपडेट कर दिया, फिर बताएंगे इसकी जलवायविक सीमाएं नहीं होती, यानी कि यह मतलब इसके होने के जितने भी कारण हैं वो सारे कारण आपको पॉइंट 1 2 3 4 करके लिख देना है। तो अब आप देखें कि सीधा सीधा किस प्रकार से एकदम सीधे प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं, हिमालय के हिम नदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार, ये बिल्कुल ना जाने कितने शोध, हिमालयन ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी। अरे भैया, आपकी हिमालयी नदियां, पूरा का पूरा भारत का जो जल तंत्र है 12मासी नदियों पर डिपेंड करता है, हिमालय वाली। अब वो अगर डिस्टर्ब हो जाएंगी तो क्या क्या समस्याएं होंगी, ये सहज आप सोच सकते हैं। मानव पर भी और प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं दोनों पर, यानी आपकी आर्थिक और अन्य जितनी भी स्थितियां हैं उस पर क्या क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। आपको याद होगा हम लोग किए थे, जयराम रमेश जी, ठीक है ना, जयराम रमेश जी ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया था 2019 में, वो इसी को इस पर था। और इसके बाद आप देखेंगे 2020 में हम लोगों ने कई एडिटोरियल्स किए हिमालय और हिमालय की सतत वहनीयता पर। तो ये मैं फिर वही कह रहा हूं, आज मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपका काम क्या है, कोई भी एक पत्रिका आप पकड़े रहिए, कोई सी भी एक पत्रिका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सी कैसे कैसे, और उसके अलावा आप हिंदू पकड़े रहिए। मुझे लगता है कि आपको ट्रेडिशनल पार्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीधे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं, रात में सब पर बच्चों में डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर यहां भी आपका टाइम ले लूंगा वहां भी। तो वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। अब बताइए जरा, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि कच्चे माल के जो लौह इस्पात उद्योग हैं कच्चे माल के स्रोतों के निकट होते हैं, आप पढ़िए एनसीईआरटी वगैरह। बट ये कह रहा है कि वर्तमान में दूर है, कारण बताना है। जैसे अब ठीक है ना, क्या कह रहा है, उदाहरणों सहित कारण बताइए। तो अगर आप सेलम का पता है, सेलम का जो सलेम जो आपका लौह एवं इस्पात उद्योग है वह इसी आधार पर बना हुआ, ठीक है ना। तो इसकी पूरी फिलॉसफी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों बना हुआ है, सारे नहीं बने हुए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आप देखिए। यूपीएससी हम पढ़ के कुछ जा रहे हैं और एक दो एग्जाम्पल जो अपवाद है, जो कच्चे माल के स्रोतों के निकट नहीं है, उनका एग्जाम्पल आपके सामने रख करके पूछ ले रहा है। तो इसका पूरा का पूरा मैं आपको सिस्टम बताऊंगा रात को, ठीक है। आप देखिए, यानी तैयारी कैसे चाहिए, ये सब प्रश्न ऐसे होते हैं, आपको तैयारी कैसे चाहिए अब आप विचार करिए। अब इसके बाद सोसाइटी, यानी खत्म 4 क्वेश्चन। अब इसके बाद सोसाइटी आपकी स्टार्ट हो गई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोसाइटी से पूछेंगे, और वो भी डेप्थ वाले क्वेश्चन है, इतनी आसानी से आएंगे नहीं कि हम ये कर दें। आइए देखते हैं, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। अब देखिए, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई, यानी ये कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक, यानी हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं कि हमारी पहचान क्या है, तो हम कहते हैं ना जाति हमारी पहचान है। जन्म, यानी जाति एक ऐसी चीज है जिसे हम डिसाइड नहीं कर सकते, और इसीलिए भारत में जो जाति व्यवस्था वो जन्म से जुड़ी है और हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण अवयव, हम चाह के भी उसे हटा नहीं सकते। हम अपने नाम के हटा दें, नाम के आगे हटा दें, लेकिन तब भी वह जो आपका पूरी संरचना है उसमें वो बना ही रहेगा। तो बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में अब देखिए क्या क्या चीजें हैं, यानी बहुसांस्कृतिक समाज, इसका मतलब क्या होता है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज, इसका अर्थ क्या होता है, और वो भी क्या कह रहा है, जाति की प्रासंगिकता। अब आप देखिएगा, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज यानी जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, वह सांस्कृतिक विविधता और उसके पश्चात
आपको यह बताना है कि क्या ऐसा है, क्या क्या का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, हां या ना, या हां भी और ना भी, दोनों के लिए अपने अपने तर्क। तो क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? अब आप देखिए, जैसे जब आप वर्तमान में पढ़ते हैं, जब हम लोकतंत्र पढ़ते हैं, जब हम पूंजीवाद पढ़ते हैं और जब हम भूमंडलीकरण पढ़ते हैं, तीन चीजों से यह प्रश्न डिराइव्ड होगा। लोकतंत्र, पूंजीवाद और भूमंडलीकरण, इन तीनों संकल्पनाओं में जाति को हम उस रूप में नहीं पाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो शासन है और जो शासन का आधार है, ठीक है, यानी हमारा संविधान, वहां पर जाति नहीं है। ऑब्वियस है, जाति नहीं है का मतलब जाति की मान्यता, जाति पहचान रूप में है लेकिन उसकी मान्यता नहीं है। पूंजीवाद भी जाति धर्म नहीं देखता है, अब भूमंडलीकरण भी जाति धर्म नहीं देखता। तो यहां से अपनी बात स्टार्ट करनी पड़ेगी और फिर बताना पड़ेगा कि अगर इस अर्थ में देखें तो वर्तमान में जो चिंतक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि जाति की प्रासंगिकता अब कम हो रही है, कम, समाप्त नहीं हो रही, कम। परंतु फिर उसके बाद अब आप दूसरे वाले पक्ष पे आ जाएंगे, लंबा आंसर ना पे रहेगा कि बिल्कुल नहीं, यानी कि आज भी भारतीय समाज को समझने में जाति की प्रासंगिकता है और कैसे है, आपके पास अनेकों उदाहरण, वो हम लोग अभी शाम को चर्चा करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कोविड, देख लो, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानता एवं गरीबी को गति दे दी है। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अपने आप समझ सकते हैं, कर लेंगे। ना जाने कितना, मुझे तो लगता है कोविड पे तो इतना हमला हुआ है, यानी वर्ग असमानता कैसे, ठीक है ना, और गरीबी को गति दे दी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेट कर दिया गया। और केवल ये ऐसा नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग और जाति वाला, वो तो है, उसके साथ साथ वर्ग असमानता, यानी कि जो संपन्न थे वह तकनीक पर आधिपत्य के कारण अपनी संपन्नता को बरकरार रख सके, आगे बढ़े, लेकिन जो विपन्न थे, कौशल युक्त नहीं थे, प्रवासी मजदूर वाला पूरा सिस्टम, वो सब कहां चले गए। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ मतलब नहीं, कितने लोगों का रोजगार सब आपको पता है, ना जाने कितनी रिपोर्ट। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? ठीक है, मैं हर एक प्रश्न में बहुत डेप्थ है बच्चों, तो अगर ये डेप्थ में रात को डिस्कस करूंगा तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, आपको एक दिशा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक दिशा मिल जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये दिख रहा है इतना हल्का है नहीं, क्यों हमें लगता है कि बहुत इजी है और बस ये लिख देना है। इसके पीछे एक पूरी संरचना है, रिपोर्ट्स हैं, आयोग हैं, कमेटीज हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मैंने कर्जन वाले को एलोबरेट किया, उस लेवल का एलोबरेशन यहां पर आपको चाहिए होगा। अब कह रहा क्या आप सहमत हैं? बस अभी हम लोग ये कर रहे हैं, देखो पेपर का करेक्टर बहुत इजी था। बस मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं और अपनी सक्सेस को चेज कर रहे हैं, उन्हें एक ही काम करना है। काम क्या करना है? सिंपल, उन्हें काम ये करना है कि प्रीलिम्स की तैयारी करें, एनसीईआरटी पर कमांड बनाएं, कॉन्सेप्ट डेवलप करें, उसके बाद की पूरी जर्नी आपके लिए इजी है। तो क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ते हुए सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? अब देखिए, क्षेत्रीयता यानी क्षेत्रवाद का कारण सांस्कृतिक मुखरता, यानी कि सांस्कृतिक। अब इसके लिए आपको क्या जानना होगा? इसे कहना तो बहुत आसान है, सांस्कृतिक मुखरता। इसके लिए कॉन्सेप्ट बेटा लगातार रिपीट कर रहा है, जरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चेक करिएगा। अब पता नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता बेटा कल्चरल रीजन। जैसे भारत को आप पढ़ते होंगे भूगोल में, भारत इतने प्रदेशों में, इतने क्षेत्रों में बंटा हुआ है, ऐसे ही यूपीएससी ने जकड़ा हुआ है सांस्कृतिक रीजन। ये तीसरी बार आया है, 2 बारी पीछे आ चुका है। क्या पूछा है? सांस्कृतिक रीजन, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रदेश। तो जिसको ये नहीं पता होगा कि सांस्कृतिक प्रदेश क्या है और उसकी अवधारणा क्या, ठीक है ना, गुरमुखी, लद्दाख, ठीक है, ये पूरा देश क्या है? सांस्कृतिक जोन, कल्चरल जोन में भी बटा हुआ 17 जोन है। कल्चरल जोन बेटे कितने? 17। जब तक ये नहीं पता तब तक आप बता ही नहीं सकते हैं कि क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता क्या है, यानी किसी भी आधार पर एक क्षेत्र की अवधारणा,
पर विश्वास और उसी के अनुकूल आपका आचरण। तो क्षेत्रवाद आपको पढ़ा है, आपके सिलेबस का पार्ट है। रात को हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, सिलेबस पार्ट ये सारी चीजें करेंगे। तो सांस्कृतिक प्रदेश 17, और तब हम बता पाएंगे कि इन क्षेत्रों में जब कभी भाषा को लेकर के इन सभी क्षेत्रों में, समझ रहे हैं ना, जैसे तुलु भाषा हम लोग पढ़े थे ना हिंदू में, तुलु भाषा, तो तुलु भाषा का एग्जाम्पल यहां पर है। भाषा भी क्षेत्रीयता के एक कारण है, ठीक है ना, क्लियर है। जो परंपराएं हैं, जो विश्वास है, जो धर्म है, वह सब भी क्षेत्रीयता का कारण है, ठीक है ना। लद्दाख में बौद्ध संस्कृति, कश्मीर में मुस्लिम संस्कृति, ये 17 रीजन आपको पढ़ने, जरा समझिएगा। जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, प्रश्न कहां से आ रहा है, तो उस समय जब यूटीज का सिस्टम डेवलप नहीं किया था, जस्ट विभाजन हुआ था, तो संसद में जो लद्दाख के सांसद थे, वो जो बहस करते थे, वो यही कहते थे कि हमारी संस्कृति अलग है, इसलिए हमें हमारे अनुसार संचालित होने दिया जाए। तो उन्होंने संस्कृति का ही आधार लेकर के अपने आप को अलग करने की बातचीत की, यानी कि हमारा पूरा सिस्टम अलग डेवलप होना चाहिए। फिर एडिटोरियल्स में काफी बहस हुई। तो ये कल्चरल रीजन्स आपको पता है, उनके बारे में आप बताएंगे, मैं रात को मैप वगैरह बताऊंगा, तब जाकर के आप इसे प्रूफ कर पाएंगे। देखने में ऐसे लग रहा है हलवा ही है, यही है, ठीक है ना। और इधर मैं क्यों कर, इधर देखिए क्या लिखा हुआ, तर्क कहां से लाएंगे, तर्क केवल ऐसे कि बस ऐसे हो गया, आर्ग्यू करनी है आपको, ठीक है ना, तर्क करना है आपको। तो तर्क के लिए ये रीजन होंगे, इन रीजन्स में जो डिमांड्स हैं उसको आप बताएंगे। पास्ट में थी, भले अभी नहीं है, पास्ट में थी तो पास्ट का एग्जांपल देंगे। अरे भाई पढ़ रहे नहीं, अभी पढ़े, उत्तर पूरब की संस्कृति पढ़ेंगे ना, क्या चल रहा है, बोडो वालों की, बृहद नागालिम की, ये क्या है, बृहद नागालिम क्या है, अभी आपने पढ़ा हिंदू में ना। तो बृहद नागालिम क्या है, ये क्षेत्रीयता और सांस्कृतिक मुखरता, यानी कि सभी लोग अब क्या कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति है। बृहद नागालिम, समझ गए ना आप, समझ गए। बोडो और बोडोलैंड वाला पूरा विवाद हिंदू में सारा आपने किया है। लोग अब मुखर हो रहे हैं, और मुखर होने के पीछे रीजन है कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने संस्कृतियों को जोड़ा भी है और उसे कमजोर भी किया है। तो प्रत्येक समाज अपनी स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए अब सजग हुआ है, दिस इज द फैक्ट। तो ये ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट होकर के अब फिर यहां पे आकर के लगेगा। फिर क्या कह रहा है, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं इनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, कौन सा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ठीक है ना, खड़ दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, सूफी, भक्ति दर्शन, वो सब फिलॉसफी, सूफी एंड भक्ति फिलॉसफी, समझ गए अब आप। ये दर्शन इन्होंने 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 और परंपरा ने, ठीक है ना, ट्रेडिशन हमारी जो रही है। ट्रेडिशन का मतलब क्या है भाई, जो भारतीय संस्कृति के मूल्य रहे हैं, धर्म, पुरुषार्थ, वो सारे पॉइंट, यानी हमारी परंपरा ने और हमारी जो हमारे दर्शन रहे हैं, इन्होंने भारतीय स्मारक, यानी जो भी मॉन्यूमेंट्स इंडिया में बने हैं, स्थापत्य, वास्तु, जो भी कलाएं वगैरह बनी है, की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि जो भी हमारे यहां बने हैं स्मारक, जो भी बने हैं, ठीक है ना, उन स्मारकों की कल्पना जो की गई है, तो उसमें इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन दोनों शामिल रहे हैं, और फिर इसी कल्पना को आकार दिया, यानी स्मारकों की कल्पना और आकार। तो डिमांड आप समझिए, पहले भारतीय दर्शन एवं परंपरा आपको पता होना चाहिए, अब थोड़ा गहराई समझिएगा तब समझ में आएगा। यानी खड़ दर्शन इसके, ठीक है, सारे
तब आप जा करके इंडो इस्लाम, तब आप इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय दर्शन एवं परंपरा, भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में, उनके आर्ट में। अरे भाई है नहीं, महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी कलाकृतियां याद करिए, उसमें क्या है, स्तूप स्थापत्य में क्या है, आप बताइए। अशोक ने आजीवक के लिए गुफाएं बनवाई, वो क्या है, धार्मिक सहिष्णुता। आप विचार करिए। तो जितनी भी विदिशा का गरुड़ स्तंभ, बेशनगर का, हेलियोडोरस का, किस चीज का प्रतीक है, यूनानी भारतीय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। तो इसका मतलब जो भारतीय दर्शन एवं भारतीय परंपरा रही है, जो मूल्य रहे हैं, तो जो भी हमारे यहां आर्ट एंड आर्किटेक्चर में निर्मित किया गया है, उन सब को उसने आधार दिया है। वो चाहे ताजमहल रहा हो और चाहे स्तूप स्थापत्य रहे हो, ये सारी बातें, चाहे मंदिर स्थापत्य रहा हो। तो ये हो गया आपका स्मारक, जो भी मॉन्यूमेंट्स हमारे बने, जितने मॉन्यूमेंट्स आप याद कर सकते, आप देखिए कैसे चलना है, कैसे चलना है, कैसे चलना है। 12 नंबर, मध्यकालीन भारत के फारसिक साहित्यिक। अब देखिए मतलब ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि ये भी आने वाले भाई साहब। दिस इज द फैक्ट, ये सत्य है बच्चा। इसका मतलब स्रोतों पर बहुत फोकस कर रहा है, और मैंने एक स्रोत पर लेक्चर लिया भी था, आप लोग याद होगा, इसी चैनल पर एक बार आप लोग सर्च करिएगा तो, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, एक बार उसको सर्च करिएगा। इसका मतलब है कि इतिहास के स्रोत अब थोड़ा मैटर कर रहे हैं। लगातार 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। एक बार गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला पर आ चुका है, यानी सिक्का कला पर। फिर इसके बाद जो है उसके पहले आ चुका है अरबी और चीनी लेखक और इतिहास में उनका योगदान। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, फिर देखिए उठा करके पूछ लिया, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है, यानी फारसिक, पर्शियन जो लिटरेचर है मध्यकालीन भारत का, ठीक है, जो फारसी भाषा में लिखा गया, मुगलों का काल, और जो जो यानी जैसे हुमायूं नामा हुआ, ठीक है, उसमें हमें हुमायूं के बारे में क्या मिलता है, तो बाबर का हुआ बाबरनामा, ठीक है ना, बाबर जब आया बाबरनामा, ठीक है, फिर वो यहां की जलवायु से लेकर के, यानी युग बोध का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा। युग बोध यानी कि जब जब ये लिखे गए, जिस भी शासक के काल में लिखे गए, 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में, जब भी ये लिखे गए, तो उन्होंने उस समय के क्लाइमेट से लेकर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की घटनाओं का, व्यक्तित्वों का वर्णन किया। अब बस कमेंट करना, यानी आपको केवल बता देना। युग बोध, इस प्रश्न का मुख्य पार्ट है क्या, युग बोध। अलग अलग जो फारसी लिटरेचर है उनकी बातचीत हो रही, अलग अलग, यानी ये नहीं 15वीं में क्या लिखे गए तो 15वीं शताब्दी, 16वीं में क्या लिखे तो 16वीं शताब्दी, 17वीं में क्या लिखे गए 17वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं। समझ रहे ना, जैसे सियारुल मुतखरीन, अगर आप मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मुगलों के पतन और उस समय की स्थिति के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो ये है युग बोध कि काल कैसा था, ठीक है, फारसी। और इसमें बड़ा पेंच है, जो फारसी इतिहास लेखन, उसकी 2 कैटेगरी थी बच्चा, एक दरबारी था और एक स्वतंत्र था। तो जो दरबारी था, तो स्वाभाविक है दरबारी में जो राजा का पक्ष है, वह राजा का पक्ष ज्यादा रहा है। हाँ, लेकिन अन्य चीजों के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कंडीशन, वो जानकारी मिली है। जो स्वतंत्र हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे हमें यथार्थ युगबोध का पता चलता है। बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी हम लोग। तब आप सोचिए ये कहां से लेके जा रहा है, एकदम डेप्थ, ऐसे लग रहा है ऑप्शनल का भी क्वेश्चन फेल हो जाएगा। फिर देखिए 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। अब देखिए ये तो बहुत इजी था,
कई बार हम लोगों की चर्चा में आया। हम लोग पढ़ते ना, गांधी जी क्या थे, एक अम्ब्रेला थे, एक छाता थे, ऐसे उनके हाथ में ये छाता है और गांधी जी यहां है, मान लीजिए ऐसे हैं, ये है गांधी जी। इस छाता के अंदर, यानी ये चल रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के, इस छाते के अंदर क्या हुआ, 1920 कहां गया भैया, 1920 का दशक। अब आपको पता, फार्मर यानी किसानों का आंदोलन आ गया, ठीक है ना, रूस की क्रांति हो गई, साम्यवाद समाजवाद भी आ गया, हुआ कि नहीं हुआ, 1917 में क्रांति, उसके बाद भारत में 1920 के दशक में साम्यवाद समाज। फिर इसी समय बच्चों आप देखोगे गांधी के काल में ही जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, ठीक है ना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अब संगठित होता है। कैसे संगठित? तो अभी आप तो कहेंगे सर आपने कहा था स्वदेशी में ही संगठित हो गए थे, तो स्वदेशी में तो संगठित हो गए थे, लेकिन वो क्षेत्रीय था ना। अब अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन में क्या हुआ, अब ये भी आ गया, यानी आप देखेंगे HSRA का एक राष्ट्रीय संगठन बना, ठीक है, तो क्रांतिकारियों का भी आ गया। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी जो सत्ता में भागीदार थी वह चल रही थी। अब आप देखिएगा, स्वराज जो चेंजर्स थे, फिर इसके बाद दूसरा एक अपरिवर्तनवादी थे जो गांधी जी के साथ चल रहे थे, नो चेंजर्स थे, यानी जो गांधी के साथ रचनात्मक कार्यक्रम करना चाहते थे। फिर इसके बाद कांग्रेस के अंदर ही गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस में सोशलिस्ट विचारधारा का उदय हुआ, जिसे आधार दिया जयप्रकाश नारायण अच्युत पटवर्धन और उसके बाद फिर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये यहां कह रहा कि कई धाराएं आई, एक अम्ब्रेला थे और सब इनके अंदर चलते रहे। गांधी जी ने कभी किसी पर कमेंट नहीं किया, अपना काम करते चले गए। हमें भी सीखना चाहिए। तो ये इस प्रश्न की नींव है, देख सकते हैं, विवेचना कर देनी, यानी सब बता देना। नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधी समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, बहुत बेटा बारीकी, 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड, ठीक है ना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पर क्वेश्चन आया है। क्या आया है? इंटरलिंकिंग या नदियों को जोड़ना। प्रश्न को जरा पकड़िएगा, मैं बार बार कहता हूं डिमांड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर डिमांड नहीं समझे, ठीक है, तो फिर समस्या होनी है। अब क्या कह रहा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या करिए? आलोचनात्मक परीक्षण। ऑलवेज याद रखिएगा, क्या कह रहा है? ये एक विचार है, ये सरकार का विचार है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, तो इस पर मामला जो है समितियों को सौंपा गया। सबसे पहले एनडीए के ही काल में, आपको पता होगा, एनडीए के काल में ही इस पर बहस हुई। हालांकि बहस तो 1858 से हो रही है कि नदियों को जोड़ना चाहिए। तो सबसे इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला कि आपस में जोड़ना, यानी ये सरकार का तर्क है, यानी कि जो इसके पक्षधर है, पक्ष में ये कहा जाता है कि अगर हम नदियों को जोड़ देंगे, जैसे केन बेतवा इस प्रकार से, तो जैसे मान लीजिए, इसको समझ, जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? पानी ज्यादा, और मतलब सीजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, बाढ़ का कारण बनता है, आप सबको पता है। तो यानी अगर हम नदियों को जोड़े और क्या करें, जहां पर बाढ़ का पानी ज्यादा है उसको हम सूखे वाले क्षेत्र में ट्रांसफर करें, तो दोनों समस्याओं का समाधान, जहां बाढ़ की संभाव्यता है यानी बाढ़ का समाधान हो जाएगा, और जहां पानी नहीं है तो वहां सूखा, सूखे की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह तर्क है। क्या है यह तर्क? तो सबसे पहले आपको इस तर्क को यहां एलोबरेट करना है पहले पॉइंट में, ठीक है ना। और बाधित जल परिवहन, यानी कि ऑब्वियस है कटाव और ये सारी चीजें। अब फिर क्या कह रहा है कि अब आपसे तर्क पूछा, कहां गया नदियों में आलोचनात्मक परीक्षण की। अब यहां पर क्या करना बेटा, जब आप पक्ष जरूर लिखिएगा। आलोचना का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप इसकी, जैसे होता ना, क्या बोलते हैं उसे, क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है ना। ये देखिए, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप इसके बारे में इसको एकदम फ्लॉप साबित कर दीजिए। यानी पक्ष का मतलब हो गया कि जो सरकार और जो इसके पक्षधर हैं वो ये तर्क देते हैं 1 2 3 4, और उनका तर्क क्यों जायज है, तो आप बताएंगे क्यों जायज है।
तो आप इसके लिए भी बताएंगे कि भाई जायज इसलिए है क्योंकि भारत में सूखा और बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रही है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, अब इसके विपक्ष। अब अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इसका विपक्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विपक्ष। यानी कि अगर ये और इस प्रकार की है, तो जब आप बनाएंगे तो इसका मतलब है कि नदियों के जोड़ने की संकल्पना तो अच्छी लगती है, आकर्षक, लेकिन जब उसे व्यवहारिक रूप देंगे तो उसके बनाने से लेकर के, यानी कि जोड़ने से लेकर के, चूंकि कोई नदी, यानी कि नदियों की जो भौगोलिक स्थिति है, फिर उसके बाद उनकी जो क्षेत्रीय पहुंच, यानी किन किन राज्यों में जाते हैं, तो नदियों को लेकर के विवाद है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके अलावा अन्य पहलू वगैरह आ जाएंगे, जैसे कि जो है वर्तमान में जो कुछ भी इंपैक्ट हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेट वगैरह के, वो सब कनेक्ट करके आप लिख सकते हैं। तो दोनों पक्ष लिखिएगा, पक्ष और विपक्ष। क्योंकि पहला वही कह रहा, आलोचनात्मक परीक्षण की। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि पहले तर्क बता दो क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद उसकी समीक्षा करो, और फिर निष्कर्ष दो, फिर एक सुझाव दोगे टपाक से, सुझाव कि क्या किया जा सकता है। तो आपको पता होगा अभी रेणुका बांध बनाया गया है, तो इसका मतलब है केन बेतवा लिंक को सुनिश्चित किया गया। बिहार की बाढ़ के संदर्भ में सब कह रहे हैं कि जो है बाढ़ जो मतलब क्या है, नदियों को आपस में जोड़ना एक सहायक कदम हो सकता है। तो आप बताएंगे पर्यावरणविद इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ा जाए, अन्यथा बिहार वगैरह की समस्या आजादी के बाद से बनी रही हैं और वो आगे भी बनी रहेंगी। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि इंजीनियरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करके आप अपनी बात को खत्म करें। फिर देखिए, भारत में 10 लक्षीय नगरों में से, यानी 10 लाख ही जो भारत में नगर हैं, ठीक है ना, मिलियन सिटीज, अब बताने की जरूरत नहीं, हैदराबाद और पुणे, इनमें बाढ़, यानी कि भारत में बाढ़ के कारण, यार हम लोग क्या बोला जाए, बाढ़ के कारण क्या है, कितना किया गया। ये केवल पुणे और हैदराबाद नहीं कह रहा, 10 लाख ही नगर में पुणे और हैदराबाद को ये कह रहा है कि ये भी शामिल है। ये मत समझ, मतलब ये स्मार्ट शहर है तब भी यहां बाढ़ है। तो 10 लाख ही शहर, अब आप देखिए 10 लाख ही शहर और बाढ़। तो अब आपको बाढ़ के क्या कारण है आपको पता है, यानी शहरीकरण की जो चुनौतियां हैं, ना जाने कितनी बार द हिंदू में कराई गई हैं, ठीक है ना। तो एक प्राकृतिक कारण, और उसके बाद जो शहरी अवसंरचना है, इन दोनों पर फोकस करना है। और आपको याद होगा इसका, फिर आपको क्या बताना है, कारण बताना है, और फिर निराकरण बताना है। आप अब याद करिए कि हम लोगों ने हैदराबाद वगैरह वाले में जब पढ़ा था, चेन्नई वाले में जब पढ़ा था, तो दक्षिण अफ्रीका राजधानी मॉडल बताया गया था ना, दक्षिण यानी शहरों पर बोझ कम करना है, चेन्नई वाला पढ़ा था। यानी कि ये जो शहर हैं, इन शहरों में, यानी जैसे हमने क्या पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, एक राजधानी ये है, एक राजधानी ये, प्रशासकीय ये है, विधायी ये है, तो सब अलग अलग। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इन शहरों के सेंटर्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। और प्लान्ड सिटी की संकल्पना को इसी दक्षिण अफ्रीकी मॉडल के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, चंडीगढ़ के मॉडल के आधार पर। अब देखिए, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं ऑब्वियस है। जहां सूर्य की रोशनी पहुंचेगी वहीं पर सौर ऊर्जा होगी। क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों आया है, वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये लगातार चर्चा में था। जो बच्चा चालाक रहा होगा तो वह सौर ऊर्जा की पूरी कंडीशन, चूंकि हम नेतृत्व करता है, यह हमारा प्रस्ताव है चाइना के ओबोर के कंपेयर में, चाइना के वर्ल्ड बेल्ट वन रोड के साथ, यानी कि इसको हम कंपीट करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धी रूप में हम OSOWOG लेकर के। तो हम ला रहे हैं, तो हमारे पास सोलर की कंडीशन क्या है, हम तभी तो ला रहे हैं जब हम प्रचुर संभावनाएं हैं, ठीक है ना। हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय, तो ऑब्वियस है सूर्य की रोशनी जहां पहुंचेगी ज्यादा समय तक पहुंचेगी, वह क्षेत्र इसमें लाभान्वित रहेंगे, जहां नहीं, सिंपल क्वेश्चन रात में भी हम लोग करेंगे। बट याद रखिए, प्रश्न कहां से आ रहे हैं वो आपके लिए फ्यूचर में महत्वपूर्ण होगा। ये नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा। महत्वपूर्ण ये होता है कि जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की कहानी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, या अच्छी है तो और अच्छी होनी चाहिए। भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभाव, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। वन संसाधन क्या क्या हैं आपके पास, अभी कितने % हैं, ठीक है ना। और सारे प्रकार के वन जनगणना आती है, सॉरी वन यानी जो पर्यावरण
एवं वन रिपोर्ट जो आती है, ठीक है ना, उसके सारे आंकड़े यानी पूरा फैक्ट है, आपको वो चाहिए। और क्लाइमेट चेंज जो जो यहाँ पर कमियां दिखाई गई हैं, यह किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, यह लास्ट वर्ड, यह भी प्रैक्टिकल है। अब आप देखिए, यानी मैं फिर से कह रहा हूं, आप एक पत्रिका, और जो बच्चे आप लोगों के साथ होंगे, अगर मैं नहीं कर रहा हूं अभी ये हिंदू, कोई सी भी एक पत्रिका आपको फॉलो करनी है, और उसके बाद आपका एक ये कंटेंट हिंदू का पीआईबी वगैरह निगाह बनाए रखिए। आपको जर्नल स्टडीज में आप मुझे बताइए, इन प्रश्नों के लिए किस प्रकार के भूगोल के कंटेंट की आपको आवश्यकता है। जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो मुख्य परीक्षा में एकदम समझ में नहीं आता हम निकालें क्या। इसलिए इतना हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, मुख्य परीक्षा के लिए हमेशा करंट बेस्ड प्रिपरेशन करें। टीना डाबी का इंटरव्यू सुने, और भी जो टॉपर्स का इंटरव्यू उनको सुने, क्या कहा गया, इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। टीना डाबी का इसलिए क्योंकि 21 वर्ष की उम्र में या 22 वर्ष की उम्र में पहली रैंक लगाना, वो भी पहले अटेम्प्ट में, यह अविस्मरणीय होता है। 5 वर्षों में फर्स्ट रैंक लगाना, चौथे में लगाना, 5वें में लगाना, तीसरे में लगाना, अच्छी बात है, वो भी उपलब्धि, लेकिन पहले में और एक आपको पहली रैंक मिल जाए तो उनकी बातों पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए। जो चीजें लोगों को 5 वर्ष करने में लगी, वह उन्होंने एक बार में किया, और वो स्वयं कहती हैं मुख्य परीक्षा इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब, फिर नोट करिएगा, सूचना नहीं है। करंट अफेयर्स का मतलब जो घटना घटी, उस घटना के पीछे की पूरी हिस्ट्री आपको देख लेनी है। तो आपको पता है वन स्थिति रिपोर्ट जारी होती है, वन स्थिति रिपोर्ट आई, तुरंत आपने उसमें देखा तो उसमें लिखा जाता है कि वृद्धि हुई किसमें कमी हुई, किस चीज का इंपैक्ट इस पर है। आपने उठा करके उसको अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लिया। तो मुझे लगता है इस हिसाब से हम चलेंगे। अब फिर आ गया, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में, औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। देखिए बहुत बढ़िया, देखिए क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर, यानी आप जो भी तर्क दें तो आप उसको जस्टिफाई करें, यानी आपके पास एग्जांपल्स खूब होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैं दिखाऊंगा रात में। क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? अब आप देखिए, विविधता एवं बहुलवाद, अब आप पकड़े रहिए, क्या है विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में। विविधता आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है आप तो रट गया होगा, 6th क्लास की पॉलिटिकल एनसीईआरटी आप लोग जबरदस्त किए हुए हैं। बहुलवाद क्या है? ये विविधता और बहुलवाद एक ही, यानी विविधता हमारा आधार हो गया, बहुलवाद उसी का एक अगला चरण है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी विविधता है उसको हम धारण करते हैं और लेकर के चल देते हैं, जिसे हम प्लूरल कल्चर कहते हैं, बहुलवादी संस्कृति। भाषा, धर्म, जाति, लिंग, प्रजातीयता, क्षेत्र, वो सब, ठीक है ना, विविधता एवं बहुलवाद। अब यहां पर यह भी आपको पता है, ये भी, यानी सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना है, क्या कह रहा, वैश्वीकरण के कारण संकट में है। अब देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन आप सबको पता है, एक ऐसी अवधारणा जिसमें सीमा रहित संबंध होते हैं, और वह संबंध आर्थिक क्षेत्र से प्रारंभ होकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं, इंसान के कपड़ों तक भी। अब क्या कह रहा है, संकट में है, ठीक है ना। अब ये संकट में है, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझे आंसर लिखना होता तो मैं लिखता कि मतलब इस संदर्भ में, अपने ऊपर तो मैं लेता नहीं, हमने कहता कि जो वैश्वीकरण के विचारक हैं, जो भारतीय संस्कृति में शोध कर रहे हैं, ऐसे कई समाजशास्त्री यह मानते हैं कि विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित है। हम ये नहीं कहेंगे संकट में, नकारात्मक रूप से प्रभावित है। परंतु जब हम भारतीय संस्कृति की विराटता, भारतीय संस्कृति के इन्हीं मूल्यों और इनको धारण करने वाले भारतीयों के बारे में विचार करते हैं, तो यह प्रायः असहज लगता है कि हम किसी ऐसे तर्क के साथ जाएं जिसमें कहा जाता है कि वैश्वीकरण विविधता एवं बहुलवाद के कारण संकट में है। यानी हमें यह दिखाना है कि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, उसके मूल्य इतने स्ट्रांग हैं, याद रखिएगा, कि वो किसी भी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हो या किसी भी प्रकार की परिघटना, प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन भारतीय मूल्य
जैसे प्राचीन काल से स्थिर हैं, भारत विश्व गुरु के रूप में रहा है, वह अभी भी है और आगे भी उसमें बना रहेगा। आप देख सकते हैं वाइस वर्सा, न केवल विश्व की संस्कृतियों का भारत पर इंपैक्ट पड़ रहा है, अपितु भारत की सांस्कृतिक यानी योग, अध्यात्म और खासकर कोविड के बाद भारत की जड़ी बूटियां यानी जो हमारी औषधियां हैं, जो हमारा आयुष है, उसका इंपैक्ट विश्व पर पड़ रहा है। तो वाइस वर्सा, इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, यानी हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट सबसे पहले लेकर के चले आए। रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ, क्या आप इससे सहमत हैं? 250 शब्द में। कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑफ स्क्रूटिनी, डू यू एग्री? आंसर इन 250 वर्ड। अब देखिए क्या करा, प्रगति विरोध। प्रगति विरोध किसके कारण से? रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाना। आपको याद होगा मैं एक प्रश्न का जिक्र हमेशा करता था द हिंदू पढ़ाते समय। मैं क्या कहता था, आप विचार करिएगा। मैं एक आप लोगों के सामने लाता था कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों सफल नहीं हो पाए। तो उसके उत्तर में आपको बताया जाता था कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए नहीं सफल हो पाया क्योंकि उसका एक रीजन कि जो परिवार नियोजन के लिए जो उपकरण होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उन टूल्स के प्रति परंपरा एवं ट्रेडिशन के कारण, यानी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के कारण, यानी कि हमारे यहां किसी भी ऐसे मुद्दे पर खुलकर बात करने की मनाही है, तो स्वाभाविक था कि लोगों तक ये चीजें पहुंची नहीं। आज भी मैंने कई बार आपको बताया कि आज भी अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाइए और डिमांड करिए कि मुझे एक्स कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए, 3 आदमी होगा जरूर आपकी तरफ एक बार घूम करके देखेगा, ऐसे नहीं देखेगा। ट्रेडिशन और परंपरा, यानी हमारी जो परंपरा रही, जो स्टीरियोटाइप हो गई, इसमें पैट्रियार्की भी है, इसमें पैट्रियार्की भी समाहित है। तो ये वो प्रश्न है कि जो हम चाहते हैं, यानी कि जैसे महिलाओं को पढ़ाना, तो परंपरा एवं रीति है कि महिलाएं क्या करेंगी, घर का ही काम करेंगी। लड़कियों को क्या मानना, लड़कियों को अभी भी पराई संपत्ति मानना। पढ़ा था ना, बच्चों को किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग, यानी वहां पर पैट्रियार्की का इंपैक्ट। यही प्रश्न है, रीति रिवाज एवं परंपरा, यानी इस एंगल को पकड़ेगा। तो मैं आप लोगों से, ठीक है ना, अभी मिलूंगा फिर देखिए भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया। अब लो भैया, डिजिटल पहल, कोविड अब बोलने की जरूरत नहीं। डिजिटल यानी ऑनलाइन एजुकेशन, सरकार का पूरा चैनल है। आप लोग बता दिया गया था सरकार ने कितने चैनल स्टार्ट किए, हम लोग भी खुद डिजिटल ही हैं, ठीक है ना। क्या योगदान किया है, विस्तृत उत्तर दीजिए, आपको ये बताना है। डिजिटल पहल ने देश की शिक्षा व्यवस्था, अब आपके सामने पूरा खोल दिया है, विस्तृत उत्तर दीजिए, यानी कोई बाउंडेशन नहीं। तो यानी डिजिटल पहल, तो अब कोविड के काल से आप स्टार्ट करिए, स्कूल बंद हुए, तो अब यहां पर फिर आप घटना, एक तरफ डिजिटल डिवाइड और एक तरफ डिजिटल समर्थ, पूरा हिंदू आप लोगों को कराया गया, बताने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोग रात में 10 बजे, एक बार फिर मैं 8 बजे आऊंगा एनालिसिस करने के लिए, किस चीज का, जो अभी अब आप सोचिएगा, जब द हिंदू से इसमें ना जाने कितने प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सोचिए कि सेकंड और थर्ड तो लगभग पूरा का पूरा करंट बेस्ड ही रहता है। तो अभी हम लोग मिलेंगे, इसके बाद आपकी जो है 8 बजे, और फिर रात को 10 बजे प्रश्न पत्र 1 का विस्तृत विश्लेषण, जिससे एक्चुअल में जो प्रश्न की डिमांड है उसको आप समझ सकें। चूंकि सूचनात्मक बता देना, ये होता है, ये होता है, तो आपको लगता तो है कि हाँ यार सर सही बता रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में लिखते हैं तो आपको दिशा नहीं मिलती। इसी बहाने 20 क्वेश्चन की आपकी आंसर राइटिंग रात को मेरे साथ। तो आप इसलिए मत आइएगा कि पेपर सुनने चल रहे हैं, इसलिए आइएगा, आज आंसर राइटिंग सिखाऊंगा उसी 20 क्वेश्चन के माध्यम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, 5 पॉइंट फार्मूला, ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे इनको जेब में करिए, ऑप्शनल एथिक्स ऐसे इनको जेब में करिए, टोटल प्रीलिम्स पर फोकस हो जाइए, बाकी जो यूनिट वगैरह वो अपने आप होती रहेंगे, टेंशन नहीं लेना, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, बीच बीच में क्लासेस होती रहेंगी। तो मुझे लगता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी कहानी बना पाएंगे। आप सबको बच्चों बहुत बहुत आभार,
और ज्योग्राफी की 6 to 12 एनसीईआरटी यहाँ ऐड लग नहीं पाया है, ठीक है ना। मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी 12 जनवरी सुबह 10 बजे और फिर रात को 9 बजे इसी का टेस्ट, यानी कि एक दिन 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, फिर रात को उसी का टेस्ट लूंगा, 4 घंटे का मैराथन। तो कनेक्ट रहिए, 11 तक मैं लगातार आपका पेपर एनालिसिस करूंगा, आज भी करूंगा, कल भी करूंगा, कल का भी। अब जैसे आज का सेकंड पेपर रह जाएगा तो वो कल होगा रात को, फिर ऐसे यानी परसों 11 तक मैं सारे पेपर सॉल्व करूंगा। उद्देश्य ये नहीं कि आपको बताना, उद्देश्य है कि सही डायरेक्शन देना, कि आप गलत ना चले जाएं। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं तो ऑब्वियस है, जब आपको मल्टी डायमेंशनल ओपन किया जाएगा तो आपको ये, आप खुद मूल्यांकन कर पाएंगे क्या सही और क्या सही नहीं। तो इसलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, पहले हिंदू में, उसके बाद रात को 10 बजे। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। गॉड ब्लेस बच्चा, एवरीवन, गॉड ब्लेस।